प्रॉब्लम्स है ही नहीं। अब आपके वाले में क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वर्ड प्रॉब्लम्स को पहले फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। फॉर्मुलेट करने का मतलब क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स को पहले आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के तौर पर बनाना पड़ेगा समझकर, और फिर उसके बाद में उसको सॉल्व करने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जैसा आपने नॉर्मल बैच में भी करा था सब बच्चों के साथ। तो जरा देखिएगा, मैं इसका सीधा सीधा एग्जांपल से ही शुरू करता हूँ। आप आ जाइए इसमें पेज नंबर 706 एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 706। पेज नंबर 706 एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में देखिएगा, अ शॉपकीपर डील्स इन 2 आइटम्स। अ शॉपकीपर डील्स इन 2 आइटम्स, वॉल हैंगिंग्स एंड आर्टिफिशियल प्लांट्स। एक शॉपकीपर है, उसके पास 2 तरीके के आइटम्स रखता है वो अपनी शॉप में, वॉल हैंगिंग्स रखता है और प्लांट्स रखता है। तो अब वो बोल रहे हैं कि ही हैज़ ₹15,000 टू इन्वेस्ट एंड अ स्टोर और एट मोस्ट एंड अ स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 80 पीसेस। और उसके पास क्या एक तो टोटल रुपए जो है, टोटल पैसे उसके पास कितना है, उसके पास अमाउंट 15,000 रुपये है। 15,000 रुपये उसके पास है टोटल, वो 15,000 रुपये ही उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। भाई जब उसके पास शॉप है तो पहले इन्वेस्ट तो करेगा, पहले सामान खरीद के लेकर आएगा, फिर उसको अपना प्रॉफिट शेयर रखकर और फिर उसको बेचेगा आगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि उसके शॉपकीपर के पास में टोटल 15,000 रुपये एंड अ स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 80 पीसेस। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 80 पीसेस उसके अंदर स्टोर कर सकता है। 80 पीसेस में क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए एक वॉल हैंगिंग हो गई और एक प्लांट हो गया, तो ये 2 पीस हो गए, समझ गए। अच्छा, अब आप ये देखें, इसमें वो बोल रहे हैं अ वॉल हैंगिंग कॉस्ट इन ₹300 एंड एन आर्टिफिशियल प्लांट ₹150। He can sell a wall hanging at a profit of ₹50 and an artificial plant at a profit of ₹80. Assuming that he can sell all the items that he buys. आप ये assume कर लीजिए कि जितने आइटम उसने खरीदे हैं वो सारे के सारे उसने बेच ही दिए हैं, वो सारे वो बेच देता है। Formulate a linear programming problem in order to maximize his profit. आपको एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनानी है in order to maximize his profit. तो आप ये देखिएगा कि उसने वॉल हैंगिंग्स खरीदी और उसने प्लांट्स खरीदे। तो आप सबसे पहले ये देखिएगा कि ये 2 चीज़ कितनी है वो हमको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, नेट द नंबर ऑफ, पहले क्या दे रखा है वॉल हैंगिंग या प्लांट, पहले दे रखा है वॉल हैंगिंग्स एंड आर्टिफिशियल प्लांट्स। तो लेट द नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग्स बी एक्स। तो नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग्स कितनी हो गई, एक्स हो गई पहली चीज, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ let the number of wall hangings be x and the number of artificial plants be y। तो ये मान लिया गया कि let the number of wall hangings be x and the number of artificial plants be y, ठीक है। अब जरा देखिएगा, अब उन्होंने बोला कि उसके वो एक जो वॉल हैंगिंग है, एक वॉल हैंगिंग 300 रुपये की है और एक आर्टिफिशियल प्लांट जो है वो 150 रुपये का है। तो वो सबसे पहले खरीदेगा, हमको लिमिटेशन दे रखी है 2 चीज़ों की, एक ये पैसा उसके पास कितना है, टोटल 15,000 रुपये है, तो वो वॉल हैंगिंग्स खरीदेगा। तो एक वॉल हैंगिंग 300 रुपये की है, तो एक्स वॉल हैंगिंग कितने की हो जाएगी, 300 इंटू एक्स। तो ये पैसा, ये कॉस्ट प्राइस है वॉल हैंगिंग का, ये पैसा उसने इन्वेस्ट करा। दूसरा, एक आर्टिफिशियल प्लांट वाई 150 रुपीज़ का है, 150 रुपीज़ का है, तो वाई आर्टिफिशियल प्लांट्स कितने के हो गए, 150y। तो 300x प्लस 150y, ये टोटल उसने पैसा डाला एंड दिस अमाउंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 15,000। यानी ये बता दीजिए ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है। हर्षित क्लियर है, 300x प्लस 150y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 15,000। भाई 15,000 से ज़्यादा रुपए वो खर्च ही नहीं सकता, इतना पैसा उसने खर्च दिया किसमें, एक्स वॉल हैंगिंग्स खरीदने में।
इतना पैसा उसने खर्च कर दिया वाई प्लांट्स खरीदने में, तो दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल पैसा आ गया जो उसने खर्चा है वो 15,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी पॉकेट में है ही 15,000 रुपये, उससे ज़्यादा है ही नहीं। अब आगे चलते हैं, आगे है, अब आगे क्या कंडीशन दे रखी है उन्होंने कि एंड ही हैज़ अ स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 80 पीसेस, तो 80 पीसेस से ज़्यादा वो स्टोर ही नहीं कर सकता। तो एक काम मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जैसे ये 300 और 150 है, तो मैंने यहाँ से बेटा 150 कॉमन ले सकता हूँ, ये कितना बच जाएगा 2x और ये कितना बच जाएगा y, तो 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 15,000। डिवाइड कर सकते हैं, 0 से 0 कट गया, 15 और 1500 1500। एक तो ये आ गया 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 100, पहली चीज ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरा उन्होंने बोला कि उसके पास जो स्पेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा 80 पीसेस स्टोर कर सकता है अपनी शॉप में। तो 80 पीसेस में क्या आ गया, x तो वॉल हैंगिंग्स आ गई और y प्लांट्स आ गए, तो ये 80 से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। फिर नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग्स पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव तो नहीं हो सकती। वॉल हैंगिंग्स कितनी होंगी, हो सकता है वो 10 वॉल हैंगिंग खरीदे, 15 खरीदे, 20 खरीदे, बस, तो पॉजिटिव ही होंगी, नेगेटिव तो होंगी नहीं। इसी तरह से जो नंबर ऑफ आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं ये पॉजिटिव ही होंगे, वो भी नेगेटिव नहीं होने वाले। तो हम ये कहेंगे कि x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद वो बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, assuming that he can sell all the items that he buys, formulate a linear programming problem in order to maximize his profit। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो प्रॉफिट कितना है, वो बोल रहे हैं कि जब वो बेचता है ना इन दोनों आइटम्स को, तो वॉल हैंगिंग पर वो 50 रुपये का प्रॉफिट रखता है अपने पास, और आर्टिफिशियल प्लांट पर वो 18 रुपीज़ का प्रॉफिट रखता है। तो प्रॉफिट फंक्शन यहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट फंक्शन क्या हो गया, z। तो कितने वॉल हैंगिंग्स कितनी है, x, एक वॉल हैंगिंग पर 50 रुपये का प्रॉफिट, तो x वॉल हैंगिंग पर 50x का प्रॉफिट। और इसी तरीके से एक आर्टिफिशियल प्लांट पर जो है 18 रुपीज़ का प्रॉफिट, तो y पर कितने का, 18y का। तो आपको क्या करना है, आपको ना बेटा इसको मैक्सिमाइज करना है। इसके बाद वो ग्राफ बनाकर तो कर लेंगे इसको सॉल्व अपने आप, यस सर, ठीक है ना। तो बस ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन नया है आपके लिए कि समझकर फॉर्मुलेट करना होगा। मज़ा आता है वैसे इनको करने में। देखिएगा, मैं अगला एग्जांपल देखता हूँ, ये एग्जांपल नंबर 1 था, अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में देखिएगा, एग्जांपल 2 में क्या है, बोल रहे हैं और रिटायर्ड पर्सन वांट्स टू इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ अप टू ₹20,000। एक रिटायर्ड पर्सन है, उसके पास 20,000 रुपये हैं, वो 20,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है। इन्वेस्ट अप टू ₹20,000 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 तक वो इन्वेस्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। उसके बाद वो बोलते हैं दिस ब्रोकर रिकमेंड्स इन्वेस्टिंग इन 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स A एंड B। ठीक है, उसका ब्रोकर उसको बोलता है भाई 2 तरीके के बॉन्ड हैं, बॉन्ड ए है और बॉन्ड बी है, आप उसमें इन्वेस्ट करिए। और बता देता है बॉन्ड ए यील्डिंग 8% रिटर्न ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड एंड बॉन्ड बी यील्डिंग 7% रिटर्न ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड। ठीक है, आफ्टर सम कंसिडरेशन ही डिसाइड्स टू इन्वेस्ट एटलीस्ट ₹5,000 इन बॉन्ड ए एंड नो मोर देन ₹8,000 इन बॉन्ड बी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो बोलते हैं आफ्टर सम कंसिडरेशन, अच्छा ये तो हो गया, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट एटलीस्ट एज मच इन बॉन्ड ए एज इन बॉन्ड बी, कि वो जितना बॉन्ड ए में इन्वेस्ट करना चाहता है, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट एटलीस्ट एज मच इन बॉन्ड ए एज इन बॉन्ड बी। वो कम से कम इतना भी करना चाहता है कि जितना वो बॉन्ड ए में इन्वेस्ट कर रहा है, उतना ही वो बॉन्ड बी में भी इन्वेस्ट करे, वो ये भी चाहता है। ठीक है, तो कंडीशंस क्या क्या हो गई। पहली कंडीशन तो ये है कि उसके पास टोटल 20,000 रुपये। दूसरा ये है कि जो उसका ब्रोकर है,
यानी कि जो भी उसका फाइनेंशियल एडवाइज़र है वो उसको एडवाइस कर रहा है कि भाई आप बॉन्ड ए में भी इन्वेस्ट करिए, बॉन्ड बी में भी इन्वेस्ट करिए। बॉन्ड ए 7% का रिटर्न देता है, बॉन्ड बी जो है वो 8% का रिटर्न देता है। तो वो ये सजेशन सुनता है और फिर उसके बाद में वो ये कहता है कि भाई मैं जो हूँ, मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं बॉन्ड ए में वो डिसाइड करना चाहता है कि कम से कम 5,000 रुपये वो बॉन्ड ए में इन्वेस्ट करे, कम से कम 5,000 बॉन्ड ए में इन्वेस्ट करे। और जो बॉन्ड बी है, बॉन्ड बी में नो मोर देन 8,000, यानी कि 8,000 से ज़्यादा वो बॉन्ड बी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो अब आप ये वो बोल रहे हैं फॉर्मुलेट एंड हेल्प पी टू मैक्सिमाइज हिज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जरा देखिएगा, सबसे पहले हम ये कहेंगे दो तरीके के बॉन्ड हैं, एक है बॉन्ड ए और एक है बॉन्ड बी। तो दो बॉन्ड्स हैं हमारे पास। तो आप ये कहिएगा कि लेट द retired person invested rupees X in bond A and rupees Y in bond B. Let the retired person invested rupees X in bond A and rupees Y in bond B. तो वो retired person का हमने माना कि वो X रुपीज़ तो बॉन्ड A में इन्वेस्ट करता है और Y रुपीज़ जो है वो बॉन्ड B में इन्वेस्ट करता है। अच्छा, उसके बाद आप देखिएगा फिर वो बोलते हैं कि उसके पास टोटल 20,000 रुपये हैं। His broker recommends investing in two types of bonds, A and B, yielding 8% return on the amount invested and bond B yielding 7% return on the amount invested। ठीक है, तो उसको आउटपुट कितना मिल रहा है? रिटर्न का मतलब क्या? प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट फंक्शन जो है उसको हम Z बोल देते हैं। जो भी हमको वैल्यू दे रखी होती है, जो भी फंक्शन होता है ना जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, उसको हम Z बोल देते हैं। तो प्रॉफिट फंक्शन जो Z है वो क्या होगा? 7% रिटर्न तो मिल रहा है बेटा बॉन्ड ए में, और उसमें उसने कितना पैसा इन्वेस्ट करा है? X रुपीज़। तो 7% ऑफ X। ठीक है, 7% बॉन्ड ए में मिल रहा है, नहीं 8% बॉन्ड ए में मिल रहा है और 7% मिल रहा है बॉन्ड बी में। तो 7% ऑफ Y। तो Z is equal to 8/100 into X plus 7/100 into Y। तो Z is equal to क्या हो जाएगा बेटा? 8X plus 7Y अपॉन 100। ब्रैकेट में लिख लीजिए मैक्सिमाइज। इस मैक्सिमाइज का मतलब यह है कि ये जो हमारा प्रॉफिट फंक्शन है हम इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। अब कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं? तो लिमिटेशंस देखिएगा, आफ्टर सम कंसिडरेशन ही डिसाइड्स टू इन्वेस्ट एटलीस्ट। अच्छा, पहले तो ये देख लीजिए कि भाई उसके पास टोटल 20,000 रुपये हैं, वो 20,000 रुपये से ज़्यादा तो इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता। तो बॉन्ड ए में उसने X रुपीज़ डाल दिए और बॉन्ड बी में उसने Y रुपीज़ डाल दिए। तो एक तो लिमिटेशन यही हो गई ना कि X plus Y, जो टोटल उसका इन्वेस्टमेंट है, दैट शुड नॉट एक्सीड रुपीज़ 20,000। ये समझ में आ गया? सर हमारे पास अमाउंट तो दे रखा है 5,000 और ना, रुको अभी रुको। पहले ये बताइए कि टोटल जो पैसा है, टोटल उसके पास 20,000 रुपये है, वो X रुपीज़ इन्वेस्ट करता है बॉन्ड ए में और Y रुपीज़ इन्वेस्ट करता है बॉन्ड बी में। ठीक है, तो अगर दोनों का टोटल करेंगे तो वो 20,000 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना। पहली चीज़ तो ये बता दीजिए। यस सर, नहीं होगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। अब उसके बाद वो बोल रहे हैं कि उसके बाद उन्होंने एक कंडीशन और डाली कि वो जो रिटायर्ड पर्सन है वो बॉन्ड ए में एटलीस्ट 5,000 रुपये खर्चना चाहते हैं। बॉन्ड ए में कितना खर्चा कर रहा है वो? X रुपीज़ का। तो X शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5,000। हमसे कम 5,000 रुपये खर्चना चाह रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना भी खर्च सकता है, कितना भी खर्च सकता है।
ठीक है। और जो बॉन्ड बी है, बॉन्ड बी में इट डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 8,000 रुपीज़, तो उसमें वो 8,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। समझ गए? यस सर। ठीक है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करते, ज़्यादा से ज़्यादा वो 8,000 करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, है ना। और इसमें कम से कम 5,000 करेगा तो भी 8 और 5 13 हुए, लेकिन टोटल तो पैसा उसके पास 20,000 है ना। और इसमें वो कह रहा है कि कम से कम 5,000 करना चाहता है, तो 5,000 से ज़्यादा ही करेगा, हो सकता है 5.5 करे, 6 करे, 7 करे, 8 करे, ठीक है। लेकिन इन दोनों का सम जो है 20,000 से एक्सीड नहीं कर सकता। तो ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई कि नहीं, ये बता दो। यस सर। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद वो बोलते हैं कि ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट एटलीस्ट एज मच इन बॉन्ड ए। बॉन्ड ए में कितना इन्वेस्ट कर रहा है? एक्स रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है। एटलीस्ट एज मच इन बॉन्ड ए एज इन बॉन्ड बी। जितना वो बॉन्ड ए में इन्वेस्ट कर रहा है ना, बॉन्ड बी में जितना इन्वेस्ट कर रहा है, सॉरी, तो कम से कम उतना तो वो बॉन्ड ए में इन्वेस्ट करना चाहता ही है, ठीक है। तो बॉन्ड बी में जितना इन्वेस्ट कर रहा है, कितना इन्वेस्ट कर रहा है भाई? कम से कम उतना वो बॉन्ड ए में इन्वेस्ट करना चाहता है। कम से कम का मतलब क्या है कि ज़्यादा भी हो सकता है उससे। जैसे उन्होंने बोला कि वो बॉन्ड ए में कितना इन्वेस्ट करना चाहता है, वो बॉन्ड ए में कम से कम 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है, तो 5,000 से बराबर भी हो सकता है, उसके ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि वो बॉन्ड ए में, यानी कि एक्स, वो बॉन्ड ए में कितना इन्वेस्ट करना चाहता है? एटलीस्ट एज मच इन बॉन्ड बी, मतलब जितना उसने बॉन्ड बी में करा कम से कम उतना, तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई हो गया। ये समझ गए? तो लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, आप दोबारा सुन लीजिए, देखिए क्या है। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट एटलीस्ट एज मच इन बॉन्ड ए। मैं बॉन्ड ए में कम से कम उतना खर्चा करना चाहता हूँ जितना मैंने बॉन्ड बी में करा। तो बॉन्ड बी में मैंने वाई करा, तो मैं कम से कम उतना करना चाहता हूँ, मतलब एक्स जो है वो कम से कम इतना हो कि वाई के इक्वल हो। ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? कितना भी हो सकता है। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। और जो ये आया लिखा हुआ, इससे मैं क्या किस कंक्लूजन पर पहुँचूंगा? मैं इसको ये बोल दूंगा बेटा एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 1, 2, 3 और 4, ये हमारे पास 4 कंडीशंस आ गई। समझ गए? एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मैंने इसको वाई को मैं इधर क्यों ले आया? क्योंकि एक्स और वाई को हम जनरली एक तरफ ले आते हैं, ताकि हम फिर इक्वालिटी एज्यूम करके ग्राफ बनाते हैं, तो पहले स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ना। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 को लेकर उसकी एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ऐसे ही एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20,000 को लेकर उसकी एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। फिर देखेंगे कॉमन फिजिबल रीजन कहाँ पर आ रहा है। बताइए, इसको ग्राफिकली सॉल्व करवाऊँ या छोड़ दूँ? इतना कर लेंगे अपने आप? सब कर लेंगे। कर लोगे? हर्षित बताओ। यस। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद जरा अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 3 में इन्होंने लिखा है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि जैसे कभी हमको कोई फैक्ट्री दे रखी होती है कि उसमें फैक्ट्री में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम बोल देते हैं। तो इसके क्वेश्चंस बस देखते हैं तो थोड़े से, मतलब जो ये जिसमें हमको इक्वेशन बनानी होती है ना, तो ये देखने में थोड़े से बड़े लगते हैं, लेकिन आप एक एक सेंटेंस को समझते जाओ और आप इक्वेशन बनाते जाओ। देखिए जरा, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में क्या है? अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स फॉर इंडस्ट्रियल मशीनरी। अब पहली लाइन पढ़ते ही मेरे दिमाग में ये आता है कि एक मैन्युफैक्चरर अपनी फैक्ट्री में किसी मशीन के पार्ट्स बनाता है, और वो पार्ट्स क्या हैं? नट्स हैं और बोल्ट्स हैं, ठीक है। तो मेरे दिमाग में एकदम से आता है कि लेट द नंबर ऑफ नट्स बी एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ बोल्ट्स बी वाई। शायद यही हो, लेकिन आगे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो अब वो बोलते हैं इट टेक्स 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 hours ऑफ वर्क एंड 3 hours ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स। तो नट्स का पैकेज बनाने में, नट्स का पैकेट बनाने में क्या होता है कि कम से कम it takes 1 hour of work on machine A
and 3 hours on machine B, ठीक है, to produce a package of nuts, while it takes 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to produce a package of bolts, ठीक। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि नट्स और बोल्ट्स के अलावा दो कैटेगरीज तो हो गई, नट्स और बोल्ट्स, उसके अलावा बेटा दो कैटेगरी और है। उस फैक्ट्री में दो मशीन है, एक मशीन ए है और एक मशीन बी है, उनके भी कुछ क्राइटेरियाज दे रखे हैं, अभी देखता हूँ। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹2.50 पर पैकेज ऑन नट्स एंड ₹1 पर पैकेज ऑन बोल्ट्स। Formal linear programming problem to maximize his profit if he operates each machine for at most 12 hours. हर एक मशीन को कम से कम वो 12 आवर्स के लिए ऑपरेट करता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा जो क्वेश्चन आएगा ना जिसमें आपको, जैसे यहाँ पर तो सीधा सीधा दो वेरिएबल नज़र आ रहे थे, बॉन्ड ए में कितना इन्वेस्ट करा, बॉन्ड बी में कितना इन्वेस्ट करा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी दो वेरिएबल नज़र आ रहे थे, क्या, वॉल हैंगिंग्स और आर्टिफिशियल प्लांट्स एक्स और वाई, लेकिन यहाँ पर चार वेरिएबल नज़र आ रहे हैं। एक तो मशीन ए है, एक मशीन बी है, एक नट है और एक बोल्ट है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, बना क्या रहे हैं वो बना तो रहे हैं नट्स और बोल्ट्स, वो मशीन ए और मशीन बी तो बना नहीं रहे ना, वो तो एक ही है ना, फिक्स है। तो इसका मतलब वेरी क्या चीज़ करेगी, वेरी करेगी नंबर ऑफ नट्स। तो नंबर ऑफ नट्स नहीं है, नट के पैकेज है, मतलब छोटे छोटे पैकेट बना रहे हैं नट के, ऐसे छोटे छोटे पैकेज बना रहे हैं वो बोल्ट्स के। तो आप ये लिखेंगे, let the number of packages of nuts produced in a day be X and the number of packages of bolts produced in a day be Y, ठीक है। तो क्या करेंगे, इधर देखो आप, मशीन ए मशीन ए, मशीन बी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर लिखना नट्स पैकेजेस बोल्ट्स पैकेजेस। भाई नट के कितने पैकेज हैं, एक्स हैं, और बोल्ट के कितने पैकेज हैं, वाई है, ठीक है। अब देखिएगा, ये मशीन ए है और ये मशीन बी है। अब समझिएगा, हम कभी भी ऐसा करेंगे, कभी भी हमको कुछ इस तरीके का करना होगा जहाँ चार वेरिएबल्स दे रखे हैं, तो वहाँ पर आप इस तरह से एक टेबल बना लेंगे। उसके बाद देखिएगा क्या इन्होंने कंडीशन दी है, वो बोल रहे हैं कि इट टेक्स 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 hours ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स, टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स। तो इसका मतलब क्या है कि 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन ए, एक पैकेट नट बनाने के लिए मशीन ए पर कितना टाइम लगता है, 1 घंटा। तो 1 घंटे में कितने पैकेट बने, 1 घंटे में कितने पैकेट बने, इन्होंने बोला टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स। तो 1 घंटे में 1 पैकेट बन गया, या आप उल्टा सोचिएगा कि 1 पैकेट कितने घंटे में बना, 1 पैकेज नट्स का कितने घंटे में बना, 1 hour में। तो भाई एक्स पैकेज कितने आवर में बनेंगे, एक्स पैकेज, 1 पैकेज 1 घंटे में, तो एक्स पैकेज एक्स आवर्स में। समझ गए कि नहीं। तो मशीन, हाँ, तो मशीन ए पर नट का 1 पैकेज कितने आवर्स में बन गया, 1 एक्स आवर्स में।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा कि एंड 3 hours ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ। कि मशीन बी पर एक पैकेज बनाने में 3 घंटे लगते हैं। एक पैकेज बनाने में 3 hours लगते हैं। तो भैया एक्स पैकेज बनाने में कितना टाइम लगेगा बता दो? 3x hours 3x। है ना। मशीन बी में, तो मशीन बी में यहाँ पर आप देखें 3x। ये तो हुई किसकी बात? नट पैकेजेस की बात हुई। अब बोल्ट्स की बात करते हैं। अब उन्होंने बोला कि while it takes 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to produce a package of bolts, ठीक है। तो 3 hours on machine A तो 3y हो गया, एंड 1 hour on machine B तो 1y हो गया। तो प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ बोल्ट्स। ये समझ में आ गया? इसको ऐसे लिखकर दिखाने की जरूरत तो नहीं है। बताइए जी। No, sir. 1x 3x 3y 1y। ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास ये आ गया, उसके बाद आप ये देखिएगा अब वो क्या बोल रहे हैं। देखिए ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹2.50 पर पैकेज ऑन नट्स एंड ₹1 पर पैकेज ऑन बोल्ट्स। तो भैया एक काम करिए, प्रॉफिट फंक्शन क्या बनेगा देखो जरा। प्रॉफिट फंक्शन हमारा बन जाएगा Z इज इक्वल टू 2.50 का तो नट्स पर प्रॉफिट हो रहा है। कितने नट के पैकेज है? एक्स पैकेज। तो एक पर ₹2.50 का प्रॉफिट, तो एक्स पर कितने का प्रॉफिट? 2.5 इंटू एक्स प्लस। ऐसे बोल्ट के पैकेज पर एक पैकेज जो है उस पर है ₹1 का प्रॉफिट। तो वाई पैकेजेस पर कितना हो जाएगा? 1y का प्रॉफिट। इसको मैक्सिमाइज करना है, पहली चीज़ तो ये। इसको मैक्सिमाइज करना है। फिर वो क्या बोल रहे हैं? We form a linear programming problem to maximize its profit if he operates each machine for at most 12 hours। तो हर एक मशीन जो है वो at most का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे चलेगी, 12 घंटे से ज़्यादा नहीं चलेगी। तो मशीन ए में नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं भाई? ये भी आवर्स है और ये भी आवर्स है। मशीन ए की बात करो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे तक चलेगी। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लेस देन इक्वल टू, इससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसे ही जो मशीन बी है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे तक चलेगी। इसका मतलब 1x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 12। भाई इतने घंटे तो नट बनाती रही वो और इतने घंटे वो बोल्ट्स बनाती रही, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टोटल टाइम कितना हो गया? 1x + 3y। ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे, उससे कम ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। सिमिलरली मशीन बी जो है उसके लिए क्या हो जाएगा? 3x + 1y इज लेस देन इक्वल टू 12। ये हो गया। और साइड में ये भी लिख लेना, x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका रीज़न आप समझ गए होंगे कि x, y 0 से बड़ा क्यों होगा? क्योंकि x क्या है? नंबर ऑफ नट पैकेजेस। y क्या है? नंबर ऑफ बोल्ट पैकेजेस। ये पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता कभी भी। बताइए, क्लियर? Yes. ठीक है। तो हमको इस तरीके से टेबल बना लेनी होती है। टेबल बनाकर जो जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से कर सकते हैं। मैं अगला देखता हूँ, कर लेंगे अब इसको। Yes. ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद मैं अगला देखता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 में इन्होंने हमको जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से पहले क्वेश्चन में ही इन्होंने हमको एक टेबल बनाकर दे दिया। टेबल बनाना हमेशा आसान रहता है इस तरीके के क्वेश्चन में। ठीक है। तो ज़रा देखिएगा कैसे करेंगे इसको। एग्जाम्पल नंबर 4। अच्छा, ये मिटा दूँ क्या पूरा? पूरा मिटा दूँ, नोट कर लिया हो तो? Yes. ठीक है, चलिए मैं मिटा रहा हूँ। सर आपका आज एग्जाम कैसा था? एग्ज़ाम ठीक हो गया, एग्ज़ाम ठीक हो गया और 4 एग्ज़ाम हो गए। मतलब आज थोड़ा सा सुकून मिला है।
क्योंकि पहला एग्ज़ाम 7 तारीख को था, फिर 8 का नहीं था, कुछ नहीं था, फिर 9 को था, फिर 10 को कुछ नहीं, फिर 11 को, फिर 12 को कुछ नहीं, फिर आज 13 को। तो ये जो 4 एग्ज़ाम्स हैं ये एक एक दिन के गैप पर हो रहे थे और सब में 5-5 यूनिट थी। तो बस मुझे ही पता है मैं कैसे पढ़ कर कैसे कैसे दिया है इनको। तो 4 एग्ज़ाम थे ये लगातार हो गए। अब 2 एग्ज़ाम और बचे, एक 16 को और एक 18 को है। तो अब थोड़ा सा साहस आएगा क्योंकि अब कल की और परसों की 2 दिन की छुट्टी है बीच में। फिर 16 के बाद फिर 18 को है, फिर टोटली फ्री। सर वैसे एग्जाम किस चीज़ के हैं? मैं बीएड कर रहा हूँ, मैंने बताया तो था, शायद नहीं बताया। नहीं सर। हाँ, मैं बीएड कर रहा हूँ। ये जितने भी कोचिंग सेंटर्स वाले हैं उनके लिए बीएड करना मैंडेटरी है। वाह सर। हाँ, तो इस वजह से मजबूरी में करना पड़ रहा है। अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले मेरी मम्मी ने भी वो किया था, ईमेल ही दी। अच्छा। क्वालिफिकेशन तो वैसे पूरी है। पहले मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था, तो वहाँ पर बीटेक और एमबीए तो मैंने पहले ही कर रखा था। वहाँ पर जब पढ़ाते 2 साल हो गए थे पढ़ाते हुए, तो वहाँ पर भी एक नया नॉर्म आया था। वहाँ पर ये था कि अगर आप बीटेक स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो तो बीटेक प्लस एमबीए से बात नहीं बनेगी, तब आपको एमटेक करना ज़रूरी है। तो फिर 2013 से 15 तक वो 2 साल पढ़ाने के साथ साथ फिर मैंने एमटेक भी करा था। वो तो बहुत ही टफ पढ़ा था, उसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। और अब ये तो कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें आती ही रहती हैं। आगे हो सकता है और कोई सर्टिफिकेशन आ जाए जो करना हो। तो खैर अब ठीक, तो पीएचडी के बाद पीडीएफ भी आ गई। बहुत सारी चीज़ें मैं वही कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ आते ही रहता है। आप डॉक्टर्स को देख लीजिए, लॉयर्स को देख लीजिए, कुछ ना कुछ एड ऑन कोर्सेस आते ही रहते हैं। वैल्यू एडिशन के लिए प्रोफेशनली करना ही पड़ता है। और बीएड को मैंडेटरी कर दिया कि इफ़ यू आर रनिंग ए कोचिंग सेंटर तो उसको अगर प्रॉपर्ली रजिस्टर कराना है, जो मैं रजिस्टर करा चुका हूँ, तो उसमें ये है कि अगर आप डायरेक्टर हैं तो आइदर यू शुड बी परस्यूइंग बीएड और यू आर अ बीएड, ऐसा होना चाहिए। तो 2020 में मैंने इसको रजिस्टर कराया था अपनी कोचिंग को। तो तब मैंने पहले परस्यू करना शुरू करा, मतलब मैंने उसका एंट्रेंस टेस्ट वगैरह दे दिया था और एडमिशन मेरा 2020 में हुआ था। तो उसी बेस पर हुआ कि हाँ आप बीएड में पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से आप खुद को डायरेक्टर दिखा सकते हो अपने इंस्टीट्यूट में। तो कुछ होती है मजबूरियाँ, उसमें करना पड़ रहा है। मन तो था नहीं पढ़ने का, जितना पढ़ लिया ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। इसमें क्या है, मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन्स M1, M2 एंड M3 इंस्टॉल्ड इन हिज फैक्ट्री। अब जो मैन्युफैक्चरर है, अब उसके पास 3 मशीन्स हैं। तो क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम एक तरीके की कर चुके हैं, तो अब मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि वहाँ पर 2 मशीन्स थी, मशीन ए और मशीन बी। तो वहाँ पर मेरी जो इनिक्वेशन थी वो इनिक्वेशन भी 2 बनी, और अब 3 मशीन्स हैं तो शायद यहाँ पर 3 इनिक्वेशन बनेगी। ठीक है, चलो देखते हैं। इन्होंने एक टेबल दे रखी है, उसमें इधर लिखा है आइटम, यहाँ लिखेंगे नीचे ए और बी, ए और बी। आप समझ लीजिए बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है जैसा अभी पहले हमने देखा। नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड ऑन द मशीन्स, number of hours required on the machines. Number of hours required on the machines. अब मशीन कौन कौन सी है? M1, M2, M3। M1, M2 और M3, ये 3 मशीन्स हैं। M1, M2 और M3। अच्छा, आइटम है A और B। तो A आइटम को बनाने के लिए
1 घंटा लगता है मशीन 1 पर, मशीन 2 पर लगता है 2 आवर्स और 3 पर 1 1 2 1 ये दिया है। और आइटम बी को बनाने के लिए 2 1 5/4 ये टेबल इन्होंने दी है। उसके बाद देखिएगा मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन्स, जरा मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। मैन्युफैक्चरर हैज 3 machines M1 M2 and M3 installed in his factory. Machine M1 and M2 are capable of being operated for at most 12 hours. ठीक है, मशीन M1 और M2 ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे तक चल सकती है, तो लेस देन इक्वल टू 12 आवर्स। M2 में भी लेस देन इक्वल टू 12 आवर्स। ठीक, उसके बाद देखिएगा फिर है वेयरएज मशीन M3 मस्ट बी ऑपरेटेड फॉर एटलीस्ट 5 आवर्स अ डे, और एटलीस्ट 5 आवर्स अ डे। भाई कुछ मशीनें ऐसी भी होती हैं जो कहती हैं कि हमको कम से कम आप 5 घंटे जरूर चला लेना, नहीं तो हम खराब हो जाएंगे। तो ये है मशीन M3 मस्ट बी ऑपरेटेड फॉर एटलीस्ट 5 आवर्स अ डे, तो कम से कम 5 घंटे चले, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी। ठीक है, इसके लिए आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आवर्स। अच्छा, उसके बाद देखिएगा द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस ओनली 2 आइटम्स ईच रिक्वायरिंग द यूज ऑफ 3 मशीन्स। वो 2 ही आइटम बनाता है और हर आइटम को बनाने के लिए 3 मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड ऑन दीज मशीन्स फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ ए और बी। उसके बाद ये बोलते हैं ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹60 ऑन आइटम ए एंड 40 ऑन आइटम बी। ही विशेस टू फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ ईच आइटम ही शुड प्रोड्यूस टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट। फॉर्मुलेट इट एज LPP। LPP मतलब वही लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की तरह आप उसको फॉर्मुलेट करिए, बनाइए। तो लिखिएगा लेट द नंबर ऑफ आइटम ए प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए लिखेंगे। तो ए की कितनी यूनिट प्रोड्यूस होती है, लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए प्रोड्यूस्ड बी x। ए की x यूनिट्स प्रोड्यूस होती है एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी प्रोड्यूस्ड बी y। तो बी की यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस होती हैं वो देखिएगा, वो कितनी हो गई y। ठीक है, इसके बाद देखो कि अब वो सीधा सीधा है हमारा जो प्रॉफिट फंक्शन है वो क्या बनेगा, उसको आइटम ए पर 60 रुपये का प्रॉफिट होता है और आइटम बी पर 40 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट फंक्शन ₹60 का प्रॉफिट उसको आइटम ए पर होता है, तो 60x। ए के कितने आइटम्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं ए की, x यूनिट्स हैं। एक यूनिट पर ₹60 का प्रॉफिट है तो x यूनिट पर कितना हो गया 60 × x। ऐसे ही बी की एक यूनिट पर कितना 40 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो y यूनिट्स पर कितने का हो जाएगा 40y। तो z इज इक्वल टू 60x + 40y। ये तो हमारा प्रॉफिट फंक्शन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि z इज इक्वल टू 60x + 40y। इसको क्या करना है, प्रॉफिट फंक्शन है, प्रॉफिट तो आपको मैक्सिमाइज ही करना चाहता है। ये हो गया। उसके बाद देखिएगा कि भाई ए के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं x है, बी की कितनी है y है। तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि 1 x में मल्टीप्लाई हो जाएगा और y 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1x + 2y > 12। इसी तरह से 2x + 1y > 12। और इसी तरह से 1x + 5/4y > 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। और उसके बाद जो पांचवा है 1 2 3 4 पांचवा जो है वो तो
हमें मालूम नहीं है कि x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0. समझ गए? Yes. ठीक है, चलिए जी, तो ये इसके बाद इसको ग्राफिकली सॉल्व आप अपने आप कर लेना। उसके बाद देखिएगा डाइट प्रॉब्लम। डाइट प्रॉब्लम किस तरीके की है? अ डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके की चीज़ें मिल रही हैं, एक तो विटामिन ए मिल रहा है और एक मिनरल्स मिल रहे हैं। अच्छा, 2 fruits F1 and F2 are available. Food F1 cost ₹4 per kilogram and F2 cost ₹5 per kilogram. 1 kilogram of food F1 contains 3 units of vitamin A, 4 units of minerals. ठीक, 1 kilogram of food F2 contains 6 units of vitamin A and 3 units of minerals. तो आप ये देखिए कि यहाँ पर भी मेरे पास जो है वो वेरिएबल 4 आ गए, 2 ना होकर 4 है। ठीक, यहाँ पर तो बल्कि 5 थे, ए बी और M1 M2 M3, तो टोटल 5 थे। अब यहाँ पर क्या है कि दो तरीके के तो फूड है, F1 और F2, और दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स हैं, एक तो विटामिन ए और एक है मिनरल्स, ये दे रखा है। तो इसकी एक टेबल बना लो, टेबल बनाकर क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाता है। ये मिटा लूँगा पूरा। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा। 5 में एक तरफ लिखे विटामिन ए, एक तरफ लिखिएगा मिनरल्स। विटामिन ए, मिनरल्स और फूड F1 और फूड F2 ये है। तो अब देखिए डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, एक डाइट में कम से कम 80 यूनिट तो विटामिन ए के होने चाहिए और 100 यूनिट होने चाहिए मिनरल्स के लिए। तो 2 फूड्स F1 एंड F2 आर अवेलेबल। अब दो तरीके के फूड अवेलेबल हैं, तो हमको उन फूड्स को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किस तरह से उनको हमको कंज्यूम करना है ताकि हमको 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए मिल जाए और 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स मिल जाए, वो इस क्वेश्चन में करना है। अब वो बोल रहे हैं कि फूड F1 कॉस्ट ₹4 पर किलोग्राम एंड फूड F2 कॉस्ट ₹5 पर किलोग्राम। तो पर किलोग्राम के हिसाब से दे रखा है, तो आप ये कहेंगे लेट द क्वांटिटी ऑफ फूड F1 be X kilogram and food F2 be Y किलोग्राम। दे रखा है ना पर किलोग्राम। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास फूड F1 और F2 अवेलेबल है, तो कितना कितना किलोग्राम में अवेलेबल है वो मुझे नहीं पता, तो मैंने वो X और Y मान लिया। अब ये बोल रहे हैं 1 किलोग्राम ऑफ फूड F1 कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। फूड F1 के 1 किलोग्राम में, ये पर किलोग्राम वाला है, यहाँ पर भी लिख दीजिए पर किलोग्राम। कितनी यूनिट्स हैं विटामिन ए की, कितनी यूनिट्स हैं? 3 और 4 यूनिट मिनरल की हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 किलोग्राम ऑफ फूड F2 कंटेन्स 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। 1 kilogram of food F2 contains 6 units of vitamin A and 6 units of vitamin A and 3 units of minerals and 3 units of minerals. We wish to find the minimum cost for diet that consists of mixture of these two foods
and also meet the minimum nutritional requirements. Formulate this as a linear programming problem. तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहे. न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है कि कम से कम 80 यूनिट चाहिए मेरे को विटामिन ए की. ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि फूड F1 मैंने कितना दिया, ये 1 किलो में विटामिन कितना मिल रहा है, 3 यूनिट. तो भाई x किलो में कितना मिलेगा, 3x यूनिट, 3x. वो 1 किलो फूड F2 में विटामिन ए कितना मिल रहा है, 6 यूनिट. तो y किलो में कितना मिलेगा, 6y यूनिट. और विटामिन ए मुझे कम से कम कितना चाहिए, कम से कम मुझे चाहिए 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए. तो ग्रेटर देन इक्वल टू 80. समझ गए? हमने दो तरीके के फूड मिक्स कर लिए, F1 और F2. तो F1 फूड से मुझे कितना विटामिन ए मिल गया, 3x. F2 फूड से कितना मिल गया, 6y. कम से कम कितना चाहिए, 80 यूनिट्स. तो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 के 80 से ज़्यादा कितना भी हो. समझ में आ गया? यस सर. ठीक है. और उसके बाद देखिएगा कि मिनरल्स जो हैं वो 4x और 3y. तो 4x और 3y, तो मिनरल्स मेरे को कितने चाहिए, कम से कम 100. तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 100. ठीक है. और जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है, इस बार प्रॉफिट फंक्शन नहीं है, कॉस्ट फंक्शन. कि हम जो फूड लेना चाहते हैं तो हम चाहते हैं उस फूड की कॉस्ट भी मिनिमम रहे, कम से कम रहे. तो मिनिमम कॉस्ट फॉर डाइट दैट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ दीज टू फूड्स एंड आल्सो मीट द मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. तो वो क्या होगा, वो बोल रहे हैं कि फूड F1 कॉस्ट ₹4 पर किलोग्राम. और F1 फूड की कितनी कॉस्ट है, 1 किलो 4 रुपये का है. तो x किलो कितने का होगा, 4x का. 1 किलो y रुपीज़ का है, सॉरी 1 किलो आपका 5 रुपीज़ का है. तो ये कितना हो गया, 5y. तो 5x प्लस 5y, 4x प्लस 5y को मुझे मिनिमाइज करना है. बताइए जी, क्लियर है सबको? यस. ठीक है. तो अब जरा करके देखना इसको कैसे होगा. ठीक है. आज इतना कर लेते हैं बेटा, बाकी कल की क्लास में देखता हूँ. ठीक है. इसके क्वेश्चंस जो है वो करने की कोशिश करना, जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है. और पूरा ग्राफिकली सॉल्व तो चाहे एक दो को कर लेना, लेकिन पहले ये बनाने की कोशिश करना कि इन इक्वेशन और इक्वेशंस बन जाए. ठीक है. ठीक है सर. चलिए जी, ठीक है. थैंक यू सो मच सर. ओके जी, ओके.